नमस्कार, स्वागत है आपका सुबह 7 बजे की खबरों में। मैं हूं दीपक डोभाल। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। दार्जिलिंग में हिंसा में एक नागरिक की मौत, 36 सुरक्षाकर्मी घायल। गृह मंत्री ने मुख्यमंत्री से ली हालात की जानकारी। राज्य सरकार की अतिरिक्त सुरक्षा बल भेजने की मांग। विपक्ष का सरकार को अल्टीमेटम, 20 जून तक घोषित करें राष्ट्रपति उम्मीदवार। 21 को सर्वसम्मति से प्रत्याशी का ऐलान करने की कही बात। जीएसटी परिषद की 17वीं बैठक आज। सुझावों के बाद वस्तुओं पर टैक्स दरों की होगी समीक्षा। कानून के मसौदे पर भी विचार। सांसदों ने पाकिस्तान को बताया आतंकी राष्ट्र। सैन्य सहायता में कटौती करने की मांग। कहा, हमारे हथियारों से हमें ही मार रहा है पाकिस्तान। और चैंपियंस ट्रॉफी के खिताबी भिड़ंत आज। भारत पाकिस्तान की टीमें होंगी आमने सामने। हॉकी में भी दोनों टीमों के बीच टक्कर। दार्जिलिंग में गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के अनिश्चितकालीन बंद ने हिंसक रूप अख्तियार कर दिया है। शनिवार को हुई हिंसक झड़प में एक नागरिक की मौत हो गई, जबकि 36 पुलिसकर्मी घायल जख्मी हो गए। इस बीच गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से बात कर राज्य के ताज़ा हालात की जानकारी ली है। ममता बनर्जी ने शांति बहाली के लिए अतिरिक्त सुरक्षा बलों की मांग की है। दार्जिलिंग में अलग गोरखालैंड की मांग को लेकर जारी आंदोलन ने शनिवार को हिंसक रूप अख्तियार कर लिया। सुरक्षा बल और गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के समर्थकों के बीच हिंसक संघर्ष में एक प्रदर्शनकारी की मौत हो गई। झड़प के दौरान 36 पुलिसकर्मी और दर्जनों बंद समर्थक भी घायल हुए। हिंसक भीड़ पर काबू पाने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। 36 लोग इंजर्ड हुआ है, जिसमें 20 लोग अभी भी एडमिट है। उन 20 लोगों में अभी तक 5 लोगों का गन शॉट इंजरी है और डॉक्टर ने बताया कि 3 लोगों का बैंडेज है। बाकी 3 लोगों का बैंडेज खुलकर कल देखा जाएगा कि उनके क्या इंजरी, क्या उनकी गन शॉट इंजरी या क्या इंजरी है। 5 लोगों की गन शॉट इंजरी के अलावा पुलिस की 2 लोगों की खुखरी से इंजरी करी गई, शार्प कटिंग वेपन से इंजरी किया गया है और बाकी लोग यहाँ पर एडमिटेड हैं। पुलिस ने कई सारे टीयर गैस सेल फायर करे हुए हैं और लाठीचार्ज करने की कोशिश करी गई है और इसके अलावा हम लोगों ने अभी तक 7 लोगों को अरेस्ट किया हुआ है। हालांकि जनमुक्ति मोर्चा का दावा है कि उनके 2 कार्यकर्ताओं की मौत हो गई। बंगाल सरकारले एउटा गोली प्रहार गरेर हाम्रा 2 शहीदहरू, जुन हाम्रा भाइहरू शहीद भएका छन्, म उहाँलाई सलाम गर्न चाहन्छु। एकदमै उहाँलाई स्लोट गर्न चाहन्छु। माटोको लागि, जातिको लागि, अस्मिताको लागि जुन प्रकारको एउटा ज्यान समर्पित गरे। इस बीच मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने उच्च स्तरीय बैठक कर हालात का जायजा लिया। उन्होंने हिंसा को साजिश बताया। ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार को पत्र लिखकर अतिरिक्त सुरक्षा बलों की मांग की है। आंदोलन खत्म करने के लिए उन्होंने बातचीत की पेशकश भी की। पहाड़ का साथ में थे, पहाड़ का साथ में है, पूरा है। उसको मदद करने के लिए हमारा जो भी काम है हम जरूर करेंगे। हम चाहते हैं शांति वापस आए और बंद विड्रॉ करें। कोर्ट का बात सुन के इंडिपेंडेंट बंद का नाम पे जो वैंडलिज्म चल रहा है, पॉलिटिकल पार्टी होगा तो पॉलिटिकल बात कर सकते हैं। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने भी राज्य के हालात पर चिंता जताई है। उन्होंने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से बात कर ताज़ा हालात की जानकारी ली। उन्होंने दार्जिलिंग में हालात को सामान्य करने के लिए और ज्यादा सुरक्षा बलों को भेजने का भरोसा दिया। बंद का असर सबसे ज्यादा पर्यटकों पर पड़ा है। देशी और विदेशी पर्यटक दार्जिलिंग में फंसे हुए हैं। दुकानें और होटल बंद होने से पर्यटकों को खाने पीने की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। Everything's been closed, so you haven't been able to buy food or anything from any shops, and also military, like there's always police around and always military around, and there's just some like form of tension. It's like a tension. गोरखा जनमुक्ति मोर्चा ने सरकारी स्कूलों में बांग्ला भाषा को अनिवार्य बनाने के खिलाफ आंदोलन शुरू किया था, लेकिन अब आंदोलन अलग गोरखालैंड की पुरानी मांग तक पहुंच गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी।
अनंतनाग के बिजबिहारा इलाके में लंबी गोलीबारी के बाद जुनैद मट्टू समेत लश्कर तैयबा के 3 आतंकियों को सुरक्षा बलों ने मार गिराया है। इस गोलीबारी में 2 नागरिकों की भी मौत हो गई। इसके बाद कश्मीर में लोग प्रदर्शन करने उतर गए। मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने कहा कि गोली और फौज के सहारे कश्मीर समस्या का समाधान नहीं हो सकता। राजनीतिक बातचीत ही एकमात्र रास्ता है। ये तस्वीरें हैं आतंकी हमले में मारे गए पुलिसकर्मी तस्वीर अहमद को मिली आखिरी विदाई की। श्रीनगर में पूरे राजकीय सम्मान के साथ उन्हें सलामी दी गई। तस्वीर अहमद उन 6 पुलिसकर्मियों में एक थे जिनकी आतंकी हमले में कल जान गई। बहुत बड़ा नुकसान हुआ, हम ये बयान ही नहीं कर सकते हमारा कितना नुकसान हुआ है, हम इसकी भरपाई नहीं कर सकते। जम्मू कश्मीर पुलिस ने इस हमले के पीछे लश्कर तैयबा के हाथ का दावा किया। डीजीपी एसपी वैद्य ने कहा कि बशीर लश्करी की अगुवाई में आतंकियों ने पुलिस कर्मियों पर हमला किया। पुलिस बशीर लश्करी की तलाश में जुटी है। दूसरी तरफ अनंतनाग के बिजबहरा इलाके में सुरक्षा बलों ने लश्कर तैयबा के 3 आतंकियों को मार गिराया। इसमें लश्कर आतंकी जुनैद मट्टू भी शामिल है। We had a specific information input about the presence of Lashkar terrorists, 3 of them, and the house was cordoned. The exchange of fire started, and in which these 3 terrorists have been eliminated. पुलिस और आतंकियों के बीच गोलीबारी में 2 नागरिकों की भी मौत हो गई। इसके बाद अलगाववादियों ने घाटी में प्रदर्शन शुरू कर दिया। कई जगहों पर बंद देखने को मिला। जम्मू कश्मीर विधानसभा के विशेष सत्र में विपक्षी कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी दोनों नागरिकों की मौत पर सदन में प्रदर्शन किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने सदन के बाहर भी विरोध जताया। एक जंग छेड़ दी है इस सरकार ने यहाँ के लोगों के खिलाफ। हम कहते हैं ये जंग बंद करो। जिस तरह मौसमों को मारा जा रहा है, जो दावा कर रहे थे कोलेस्ट्रॉल डैमेज नहीं होगा, कल 12 मकान उड़ा दिए इधर। रक्षा मंत्री अरुण जेटली ने पुलिसकर्मियों की मौत पर शोक जताते हुए लश्कर तैयबा के हमले को कायराना करार दिया है। पीएमओ में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने उम्मीद जताई है कि जल्द ही कश्मीर में हालात सामान्य हो जाएंगे। दूसरी तरफ सेनाध्यक्ष बिपिन रावत ने कहा कि कश्मीर में हालात सामान्य बनाने के लिए जरूरी कार्रवाई की जा रही है। Some parts of the South Kashmir are indeed troublesome, but necessary actions are being taken to ensure that the situation there is soon brought under control. अलगाववादियों की तरफ से बंद के ऐलान के बाद कई जगहों पर पुलिस ने आवाजाही रोक दी है। श्रीनगर, कुलगाम और पुलवामा जिलों में पुलिस ने कई तरह की पाबंदियां भी लगा दी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रोजगार सृजन पर समीक्षा बैठक करने वाले हैं। इससे पहले कल श्रम मंत्री बंडारू दत्तात्रेय ने श्रम सुधारों को लेकर प्रतिबद्धता जताई। उन्होंने कहा कि इससे नौकरियां पैदा करने में मदद मिलेगी। उन्होंने इन आरोपों को खारिज किया कि एनडीए सरकार के दौरान विकास से रोजगार पैदा नहीं हुआ। श्रम मंत्री बंडारू दत्तात्रेय ने कहा है कि रोजगार सृजन सरकार की शीर्ष प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना के तहत 6 लाख नौकरियां पैदा हुई हैं। हालांकि सरकार का लक्ष्य हर साल 50 लाख नौकरियां पैदा करने का है। Employment generation is in the top priority for the government. That's why the beginning itself, this government made a Prime Minister 3 flagship programs are there. One program is Make in India program. Second one is Skill India program. श्रम मंत्री ने कहा कि भारत ने अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की 2 संधियों को स्वीकार कर लिया है। ये दोनों संधियां बाल मजदूरी खत्म करने से जुड़ी हैं। इनका मकसद बच्चों को बुनियादी शिक्षा प्रदान करना है। इनके साथ भारत ने अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की 8 संधियों में से 6 को मंजूर कर लिया है। 2 conventions. Now 99% of child labor in the world covered by Convention 182. साल 2015-16 में बेरोजगारी दर 5% थी। हालांकि साल 2013-14 में ये 4.9% थी। कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। आज जीएसटी परिषद की 17वीं बैठक होनी है। दिल्ली के विज्ञान भवन में वित्त मंत्री अरुण जेटली बैठक की अध्यक्षता करेंगे। एक दिन की इस बैठक में राज्यों और संघ शासित प्रदेशों के वित्त मंत्री भी हिस्सा ले रहे हैं। आज होने वाली बैठक में
16वीं बैठक में लिए गए फैसलों की पुष्टि और जीएसटी नियमों के प्रारूप का अनुमोदन किया जाएगा। चर्चा के दौरान जिन संबद्ध फॉर्मों का जिक्र किया जाएगा उनका अनुमोदन किया जाएगा। उनमें अग्रिम व्यवस्था, अपील और समीक्षा, मूल्यांकन और लेखा परीक्षा, ई-वे बिल और मुनाफाखोरी अवरोधक शामिल हैं। कोच्चि को मेट्रो की सौगात मिल गई है। प्रधानमंत्री ने कल इसका शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने महिलाओं और ट्रांसजेंडर्स को नौकरी देने को बेहतर शुरुआत बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को कोच्चि मेट्रो के पहले चरण का उद्घाटन किया। इस मौके पर केरल के राज्यपाल पी सदाशिवम, मुख्यमंत्री पिनराई विजयन और केंद्रीय शहरी विकास मंत्री एम वेंकैया नायडू मौजूद थे। प्रधानमंत्री ने शहरों में परिवहन के आधुनिक साधनों पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि सरकार आधुनिक ढांचागत परियोजनाओं को तेजी से लागू कर रही है। Also focusing on next generation infrastructure, which includes logistic, digital, and gas grid. A number of initiatives have been taken by us to enhance public transport, particularly in the cities. प्रधानमंत्री ने कोच्चि मेट्रो में सफर भी किया। पहले चरण की लंबाई 13 किलोमीटर है। ये शहर के अलुवा और पलारीवट्टम के बीच चलेगी। इसमें कुल 11 स्टेशन हैं। इसका काम 4 साल पहले शुरू हुआ था। यात्रियों के लिए इसे 19 जून को खोला जाएगा। कोच्चि मेट्रो की खास बात है कि इसमें 23 ट्रांसजेंडर भी कर्मचारी हैं। The Prime Minister believes in a Team India concept. Center and state, irrespective of political color, we must work together and must have only one agenda. That is development, development, development. വേഗത്തിൽ പൂർത്തിയാക്കിയ മറ്റൊരു മെട്രോ ഇല്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ കേരളത്തിൽ ഏത് വികസന പ്രവർത്തനവും സമയബന്ധിതമായി പൂർത്തീകരിക്കാൻ ആവും എന്ന സന്ദേശമാണ് നാം ഇതിലൂടെ നൽകുന്നത്। इस मेट्रो में केंद्र और राज्य की आधी हिस्सेदारी है। कोच्चि मेट्रो की कुल लागत 5,000 करोड़ रुपए से अधिक है। केंद्र ने अब तक 2,000 करोड़ रुपए की मदद दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने शनिवार को बेंगलुरु मेट्रो की ग्रीन लाइन का उद्घाटन किया। शहरी आवास मंत्री एम वेंकैया नायडू भी इस मौके पर मौजूद थे। ये लाइन शहर के उत्तर में मौजूद नागा सांद्रा को दक्षिणी हिस्से वाले येला चेनाहाली को आम लोगों के लिए आज से 10.5 किलोमीटर लंबी इस लाइन को चालू कर दिया जाएगा। ग्रीन लाइन के शुरू होते ही अब नम्मा मेट्रो का काम पूरा हो गया है। इस परियोजना के तहत ग्रीन और पर्पल लाइन शामिल हैं। अप्रैल 2016 में पर्पल लाइन लोगों के लिए शुरू की गई थी। 11 साल पहले मनमोहन सिंह सरकार में 42 किलोमीटर लंबी मेट्रो परियोजना पर काम शुरू हुआ था। उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी ने केरल को संसाधनों का इस्तेमाल कर बेहतर आर्थिक प्रबंधन की बात कही है। उपराष्ट्रपति ने शिक्षा की गुणवत्ता से जुड़े कार्यक्रम में ये बात कही। वे दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस के कार्यक्रम में बोल रहे थे। उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी ने शिक्षा को सामाजिक न्याय और लोकतंत्र के लिए बेहद अहम करार दिया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि केरल ऐतिहासिक तौर पर शिक्षा के क्षेत्र में आदर्श रहा है। उन्होंने कहा कि शिक्षा को लेकर बेहतर नीतियों के चलते ही केरल देश का पहला साक्षर राज्य बना। मोहम्मद हामिद अंसारी ने कहा कि अब केरल को आर्थिक विकास को बढ़ावा देने की जरूरत है। In order to remain competitive and to employ its talented educational youth, Kerala too will have to focus on economic activities which make use of its unique strengths, an educated workforce, democratic institutions, and a favorable natural environment. उपराष्ट्रपति ने कहा कि शिक्षा के चलते केरल का सामाजिक सूचकांक भी बेहतर हुआ है। उन्होंने लिंग अनुपात, बैंकिंग, शिशु मृत्यु दर जैसे मामलों में केरल के प्रदर्शन की तारीफ की। उपराष्ट्रपति ने कहा कि सामाजिक मोर्चों पर केरल के प्रदर्शन के चलते इसे आदर्श राज्य के तौर पर देखा जाना चाहिए। Yet, education extends beyond the development of skills for livelihood. It creates the capacity to think and is an essential condition for political development, democracy and social justice. उपराष्ट्रपति ने केरल की शिक्षा में योगदान देने वाले लोगों को भी याद किया
उन्होंने कहा कि आज़ादी के बाद शिक्षा के क्षेत्र में केरल ने कई अहम कदम उठाए। मोहम्मद हामिद अंसारी ने समावेशी शिक्षा पर एक अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार में ये बातें कहीं। नौ विक्रम सिंह, राज्यसभा टीवी। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, जल्द हाजिर होंगे। मुझ पर इतना जुल्म नहीं था मुझको इल्म। मुझे मेरा इंसाफ चाहिए, मुझे मेरा हक चाहिए। हो रहा जो मत होने दो, तो मुझे जीने दो, मुझे जीने दो। कन्या भ्रूण हत्या पर हमारी विशेष पेशकश, मुझे जीने दो, सिर्फ राज्यसभा टेलीविजन पर। सरोजनी नायडू स्वतंत्रता सेनानी, कवयित्री और वक्ता, कांग्रेस की अध्यक्ष निर्वाचित होने वाली पहली भारतीय महिला सरोजनी ने 13 साल की उम्र में रची थी पहली कविता। आजादी के बाद वो बनी देश की पहली महिला राज्यपाल। भारत कोकिला के नाम से मशहूर सरोजनी नायडू है नारी शक्ति की अनूठी मिसाल। विपक्ष ने सरकार से गुरुवार तक राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार का नाम बताने के लिए कहा है। अगर ऐसा नहीं होता है तो शुक्रवार को विपक्षी दल मिलकर अपने उम्मीदवार का नाम की घोषणा कर सकते हैं। सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी ने कहा कि जो भी व्यक्ति राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार हो उसकी छवि सेक्युलर होनी चाहिए। राष्ट्रपति चुनाव के लिए आम सहमति बनाने की कोशिशों के बीच विपक्ष ने बीजेपी से उम्मीदवार के नाम का ऐलान करने को कहा है। सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी ने शनिवार को कहा कि अगर केंद्र सरकार ने 20 जून तक उम्मीदवार का नाम तय नहीं किया तो वो विपक्षी पार्टियों के नेताओं से अपील करेंगे कि अलग से अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दें। हालांकि बाकी पार्टियों ने इस पर अपना रुख साफ नहीं किया है। उन्होंने शुरू किया ये पूरा सिलसिला, और शुरू किस लिए किया इसका कोई किसी को पता नहीं। शुरू होता है किसी नाम के ऊपर, और वो नाम नहीं था उनके पास। अगर पता नहीं, उनको भी पता है कि नहीं ये नाम सिर्फ प्रधानमंत्री ही जानते हैं, तो अब ऐसी परिस्थिति में 20 तक इंतजार करेंगे। 21 को हम मिलकर हमारा घोषणा देंगे। उम्मीदवार को लेकर आम राय बनाने के लिए बीजेपी की एक समिति ने शुक्रवार को कांग्रेस और वाम दलों के शीर्ष नेताओं से मुलाकात की थी, लेकिन किसी उम्मीदवार का नाम नहीं लिए जाने पर विपक्ष ने इस कवायद पर सवाल उठाया था। इस बीच शनिवार को 2 और लोगों ने राष्ट्रपति चुनाव के लिए पर्चा भरा। हालांकि एक उम्मीदवार का नॉमिनेशन दस्तावेजों की कमी के चलते पूरा नहीं हो सका। पिछले 3 दिनों में 13 लोगों ने उम्मीदवार बनने के लिए पर्चा भरा है, जिनमें से 6 का फॉर्म चुनाव आयोग ने खारिज कर दिया। राष्ट्रपति पद के लिए 17 जुलाई को चुनाव होना है और नामांकन पर्चा दाखिल करने की आखिरी तारीख 28 जून है। उम्मीदवार अपना नाम 1 जुलाई तक वापस ले सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। आम आदमी पार्टी में अंदरूनी कलह फिर से जोर पकड़ने लगी है। पार्टी दफ्तर के बाहर कुमार विश्वास के खिलाफ पोस्टर लग गए हैं। कुमार विश्वास ने कहा कि 5-6 लोग पूरी पार्टी और कार्यकर्ताओं के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर लगे ये पोस्टर पार्टी में सब कुछ ठीक ना होने का इशारा कर रहे हैं। कुमार विश्वास के खिलाफ लगे इन पोस्टरों में उन्हें धोखेबाज कहा गया है। बाद में ये पोस्टर हटा दिए गए। इनमें पार्टी नेता दिलीप पांडे का शुक्रिया अदा किया गया है। दिलीप पांडे पहले भी कुमार विश्वास के खिलाफ ट्वीट कर चुके हैं। पार्टी ने पुलिस में शिकायत दर्ज करने की बात कही है। बीजेपी का कहना है कि आम आदमी पार्टी के नेताओं के झगड़ों में दिल्ली का नुकसान हो रहा है। तो ये सब इनके अंदरूनी झगड़े हैं। पिछले लगभग साल भर से हमने कोई भी ऐसा न्यूज़ नहीं सुना जो इन आम आदमी पार्टी के अंदर से आई हो और वो दिल्ली के जनता से संबंधित हो, दिल्ली जनता के हित में हो। कोई तो है इसके पीछे। दिलीप पांडे और दीपक वाजपेयी ऐसे ही नहीं बोल सकते अगर उनके पीछे अरविंद केजरीवाल का हाथ ना हो। कुमार विश्वास के खिलाफ पोस्टर पहले भी लग चुके हैं। तब ये पोस्टर निलंबित नेता अमानतुल्लाह खान ने लगवाए थे। अनु दीवान, राज्यसभा टीवी। मंदसौर में हुए किसान आंदोलन के मद्देनजर आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में राष्ट्रीय किसान सभा का आयोजन किया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने किसानों के हालात पर चर्चा करने के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाने पर जोर दिया।
इस सभा में 20 राज्यों के किसान प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। केजरीवाल ने किसानों के हितों के लिए स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि राजनीतिक फायदों के लिए किसानों की बात करने वाली बीजेपी इस रिपोर्ट को लागू नहीं करना चाहती। अरविंद केजरीवाल ने मंदसौर में मारे गए किसानों को शहीद का दर्जा देने की मांग की। भारतीय जनता पार्टी स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करेंगे ऐसा वादा करके बार बार उन्होंने वादा किया, हर भाषण में उनके हर नेता ने वादा किया, ऐसा वादा करके वो आई और आज सत्ता में आने के बाद 2 साल 3 साल के बाद मुझे बताया गया, यहाँ तक कि शायद सुप्रीम कोर्ट में भी उन्होंने एफिडेविट दिया है कि हम स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू नहीं करेंगे। और इस बीच मध्य प्रदेश में एक और किसान ने आत्महत्या कर ली। धार के रामपुर गांव में शुक्रवार को किसान जगदीश मोरी ने जहर पी लिया। परिजनों का दावा है कि जगदीश पर कर्ज था और इससे वो परेशान थे। हालांकि धार के पुलिस अधीक्षक का कहना है कि जगदीश ने पारिवारिक विवाद के चलते ये कदम उठाया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। 8 जून से राज्य में 12 किसानों ने आत्महत्या कर ली है। ये घटनाएं सीहोर, होशंगाबाद, रायसेन और विदिशा में सामने आई हैं। और इस बीच कांग्रेस नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मंदसौर का दौरा किया और वहां पर किसानों के हालचाल जानने की कोशिश की। वध के लिए जानवरों की खरीद बिक्री वाले केंद्र की अधिसूचना पर गोवा की एनडीए सरकार भी असहमत नजर आ रही है। इस कानून में बदलाव के लिए वो जल्द ही केंद्र को चिट्ठी लिखने वाले हैं। गोवा सरकार के मुताबिक इससे स्थानीय लोगों के भीतर नाराजगी है और उन्हें लगता है कि खान पान की आदतों पर सरकार इस कानून के जरिए बदलाव लाने की कोशिश कर रही है। इस मामले में कृषि मंत्री विजय सरदेसाई मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर से पहले ही बातचीत कर चुके हैं। गोवा बीजेपी शासित पहला ऐसा राज्य है जो इस अधिसूचना से आपत्ति जता रहा है। इससे पहले केरल और मेघालय विधानसभा ने सर्वसम्मति से इस अधिसूचना के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया, जबकि पश्चिम बंगाल और कर्नाटक ने कानून पर गहरी नाराजगी जताई। मेघालय के री भोई जिले में मूसलाधार बारिश के बाद कल भीषण भूस्खलन हुआ। इसमें 3 लोगों की मौत हो गई है और 9 जख्मी हुए। 2 महिलाएं लापता हैं। यह हादसा उमियम झील के करीब एक श्रमिक शिविर में हुआ। राज्य के कई और हिस्सों में भी भूस्खलन की खबर है। पूर्वोत्तर के कई दूसरे राज्यों में भी बारिश ने गर्मी से राहत जरूर दी है, लेकिन मुश्किलें भी बढ़ाई हैं लोगों की। मौसम विभाग ने पूर्वोत्तर में दक्षिण पश्चिम मानसून शुरू होने की पुष्टि कर दी है। अमेरिका के 2 सांसदों ने पाकिस्तान पर आतंकवाद को शह देने का आरोप लगाया है। साथ ही पाकिस्तान को दी जाने वाली सैन्य सहायता में कटौती करने की मांग की है। सांसदों का कहना है कि इस्लामाबाद के लिए अमेरिकी हथियारों को हासिल करना मुश्किल कर देना चाहिए। ये बातें कांग्रेस के समक्ष सुनवाई के दौरान सांसद डाना रोहरा बाचेर और टेड पो ने कही। सांसदों ने कहा कि हम पाकिस्तान को हथियार मुहैया करा रहे हैं और वो हमारे हथियारों से ही हमारे नागरिकों की हत्याएं कर रहा है। सांसदों ने कहा कि पाकिस्तान को अमेरिकी हथियार मिलने से आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई और ज़्यादा मुश्किल हो रही है। सांसद टेड पो ने कहा कि पाकिस्तान आतंकवाद से लड़ाई के नाम पर अमेरिका से सहायता पाने का खेल खेल रहा है। लंदन के ओवल मैदान में आज भारत और पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में आमने सामने होंगे। मौजूदा चैंपियन भारत ट्रॉफी बचाने के लिए मैदान में उतरेगा। 10 साल बाद पहली बार दोनों देश किसी बड़े टूर्नामेंट के फाइनल में खेलेंगे। इससे पहले 2007 के T20 विश्व कप में भारत ने पाकिस्तान को हराकर ट्रॉफी पर कब्जा किया था। दोपहर 3 बजे से होने वाले फाइनल के लिए दोनों टीमों ने कमर कस ली है। भारत ने बांग्लादेश को एक तरफा मुकाबले में 9 विकेट से हराकर फाइनल में जगह बनाई, जबकि मेजबान इंग्लैंड को हराकर पाकिस्तान फाइनल में पहुंचा। इस टूर्नामेंट के लीग मैच में भारत पाकिस्तान को हरा चुका है। विश्व हॉकी लीग के अगले पूल मैच में आज भारत पाकिस्तान से भिड़ेगा। कल लंदन में खेले गए सेमीफाइनल्स के पूल बी में भारत ने कनाडा को 3-0 से हरा दिया। भारत SV सुनील, आकाशदीप सिंह और सरदार सिंह ने गोल किए। इस जीत से भारत ने लगभग टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। पाकिस्तान के लिए भी आज का मैच अगले दौर में जाने के लिए बेहद अहम है। ये मैच शाम 6:30 बजे से खेला जाएगा। भारतीय हॉकी टीम ने पिछले साल पाकिस्तान को सुल्तान अजलान शाह कप और एशियन चैंपियंस ट्रॉफी में हराया था।
इंडोनेशिया सुपर सीरीज के फाइनल में आज भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी के श्रीकांत और जापान के काजुमा सिसिकाई के बीच मुकाबला होगा। श्रीकांत का ये चौथा सुपर सीरीज फाइनल मुकाबला है। $1 करोड़ की इनामी सीरीज के फाइनल में जगह बनाने के लिए श्रीकांत ने कल सेमीफाइनल मुकाबले में दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी कोरिया के सान वन हो को 21-15, 18-21, 24-22 से हराया। 1 घंटे 12 मिनट चले इस मुकाबले में श्रीकांत ने शुरू से ही कोरियन खिलाड़ी पर वो हावी होते दिखे। इससे पहले वे अप्रैल में सिंगापुर फाइनल मैच खेल चुके हैं। श्रीकांत 2014 का चाइना ओपन और 2015 में इंडियन ओपन जीत चुके हैं। पूर्व भारतीय क्रिकेटर और आक्रामक टेस्ट बल्लेबाज सैयद मुश्ताक अली की आज पुण्यतिथि है। उनका इंतकाल 2005 में हुआ। मुश्ताक भारतीय टीम में दाएं हाथ के बल्लेबाज और बाएं हाथ के बॉलर थे। विदेशी ज़मीन पर टेस्ट शतक लगाने वाले मुश्ताक अली पहले भारतीय बल्लेबाज थे। 1936 में इंग्लैंड के मैनचेस्टर में उन्होंने ये कारनामा करके दिखाया। दूसरे विश्व युद्ध के चलते उन्हें अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अपने जौहर का भरपूर प्रदर्शन करने का मौका नहीं मिल पाया। अपने करियर में उन्होंने महज 11 टेस्ट मैच खेले। अली ने पहला और आखिरी मैच इंग्लैंड के खिलाफ ही खेला। भारतीय घरेलू T20 सीरीज़ सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में भी उन्हीं के नाम पर रखी गई है। 1964 में भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री सम्मान से नवाजा। और जाते जाते हेडलाइंस एक बार फिर से। दार्जिलिंग में हिंसा में एक नागरिक की मौत, 36 सुरक्षाकर्मी घायल। गृहमंत्री ने मुख्यमंत्री से ली हालत की जानकारी। राज्य सरकार की अतिरिक्त सुरक्षा बल भेजने की मांग। विपक्ष का सरकार को अल्टीमेटम, 20 जून तक घोषित करें राष्ट्रपति उम्मीदवार। 21 को सर्वसम्मति से प्रत्याशी का ऐलान करने की कही बात। जीएसटी परिषद की 17वीं बैठक आज। सुझावों के बाद वस्तुओं पर टैक्स दरों की होगी समीक्षा। कानून के मसौदे पर भी विचार। अमेरिकी सांसदों ने पाकिस्तान को बताया आतंकी राष्ट्र। सैन्य सहायता में कटौती करने की मांग। कहा हमारे ही हथियारों से मार रहा है हमें। चैंपियंस ट्रॉफी में खिताबी भिड़ंत आज। भारत पाकिस्तान की टीमें होंगी आमने सामने। हॉकी में भी दोनों टीमों के बीच टक्कर। और फिलहाल खबरों में इतना ही, लेकिन आगे आप जरूर देखिए हमारा खास कार्यक्रम मुझे जीने दो। नमस्कार।